मंचासीन कवियों को नमन का मतलब करता तो हूँ, लेकिन नमन का मतलब होता जब मन ना हो। अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। आप हमको सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ कि अब कोई तब तक नहीं उठेगा जब तक भगवान न उठाऊं। नहीं तो हमारा आना बेकार हो जाएगा। दो तीन मात्र शक्तियां उधर बैठी हैं, दो मंच पे लीलावती कलावती तरह विराजमान, इनको प्रणाम करता हूँ। और संचालक को तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। अभी गणेश की बात बता रहे हो, हमारी पत्नी भी हमको गणेश कहती है, लेकिन गोबर गणेश कहती है। एक दिन पत्नी से हमने कहा कि अगर हम गणेश का रोल करें तो लड्डू खाने को मिलेंगे। तो पत्नी बोली अगर तुम गणेश बनोगे तो हर साल तुमको विसर्जित कर दूंगी। हमारे गोपाल भैया ने गोपाल वाटिका में बुलाया है। अब हम इस गोपाल वाटिका में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे ठन गोपाल हो गए हैं। इतने श्रोता चले गए। पक्षियों में गौरैया, शहरों में औरैया, इसका हाल बता सकते हैं केवल गोपाल भैया। बहुत तरीके की कविताएं सुने थी, बहुत अच्छा लगा। हमारे आदरणीय खूंखार पत्रकार मनीष, अगर आप खूंखार हो तो हम भी आदमखोर कवि। मनीष को देखा तो एक शेर याद आ गया। हालांकि हम शेर नहीं पढ़ते, हम खुदे हैं कि ये छोटे हैं। अभी चंदन भैया बहुत अच्छे प्रेम गीत पढ़ के गए। हम तो इनसे कहते प्रेम पढ़ो नहीं, प्रेम करो, भले जिंदा रहो चाहे मरो। मनीष भैया के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। पढ़ो। कि ये छोटे हैं, इनकी बीबी बड़ी है, इनकी मोहब्बत छीछा लेदर में पड़ी। तालियां कमजोर। बहुत तरीके से कविताएं हो रही थी। संचालक महोदय ने अब हमारी तरफ देखा। अन्नू दादा पढ़ रहे थे, कह रहे थे अब इतना जोर नहीं चिल्लाएंगे, नहीं गिर पड़ेंगे। हम कहा इससे ज्यादा अब क्या गिरोगे। नहीं, ये सब चलता रहता है। हेमंत भैया बहुत दिनों बाद मिले, अब तो स्टार पोएट हो गए हैं। सब बहुत अच्छा लगता है। संचालक जी ने हमको लगा दिया है जिस क्रम में। और ये संचालक जी के लिए दो पंक्तियां मैं इनको देख के पढ़ रहा हूं। मैं लिखता पढ़ता नहीं, देख के पढ़ता हूं। ये बहुत साहसी, कर्मठ, संघर्षशील, वीर व्रती हैं और सामने से चंद्रशेखर आजाद, पीछे से दुर्गावती। नहीं, अब मैं सूरदास का एक पद याद आता जिसमें लिखा है, अब इनको देख के कृष्ण भगवान भी अब ये नहीं कहेंगे कि मैया मोह कब बढ़ेगी चोटी। अब इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकती। क्यों भाई? गोपाल भैया को एक मिल गए तो बोले कि यार तुम बहुत विद्वान आदमी हो। कहीं हम ब्राह्मण हैं, शिखा रखाते हैं, विद्वता यहीं से आती है। तो सरदार जी ने कहा हम तो पगड़ बांधते, हमारी कहाँ जाती है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी विद्वता तो आती है लेकिन दाढ़ी से अर्थिंग होती। बहुत अच्छा पढ़ा गया। अभी खिंचाई नहीं किया, आप कर रहा हूं। नहीं, मैं सोच रहा था कि पिछले साल नीरज पांडे ने किया, हो सकता है कि हेमंत पांडे करें, लेकिन पता चला बीच में गोपाल पांडे आ गए। नहीं, इस समय देश में पांडे का बड़ा अधिकार चल रहा है गुरु। कवियों में हेमंत पांडे, कवियत्रियों में प्रीति पांडे, हमारे रायबरेली का नीरज पांडे, ये यहाँ गोपाल पांडे। हम पांडे से कब पिंड छूटे। हमने गोपाल भैया से पूछा आप संचालन करते हो? कहीं हाँ। हम कहा आपके पिताजी भी करते थे? बोले हाँ। हम कहा बाबा भी करते थे? बोले हाँ। हम कहा उनके भी पिताजी करते थे? बोले हाँ। कहीं नरकंकाल तो हमारे खानदान में इतना काहे घुस रहे हो। हम कहा हम जानना चाहते हैं तुम्हारे खानदान में बेवकूफी की जड़ें कहाँ तक फैली।
चलिए अब मैं काय पाठ के क्रम में हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अभी हेमंत तक पहुंचना है। इस मंच को योग्यता चौहान तक पहुंचना है। चौहान तो है, योग्यता है कि नहीं, लेकिन हम ये प्रतीक भैया को सुना। चलिए मैं 2-2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। प्यार के नाम पे पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हालांकि हमारी चेसिस देख के नहीं लगता होगा कि इसने प्यार किया होगा। कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई, 2 दिन लेट हो गए। और आज भी लग रही है वो ताजमहल एक हम है कि पिचक के कोलगेट हो गए। अब हमारी प्रेमिका का हाल सुनो कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अब नरकंकाल प्रेमिका गोबर फेंकेगी, कोई फॉर्च्यूनर से तो आएगी नहीं। कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। हमारा प्यार खत्म हो गया। लेकिन कुछ भी हो, आजकल देश की जो स्थिति है हेमंत भाई, प्यार के नाम पे भगदड़ मची। पहले हम ये पढ़ते थे कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जब प्यार की भगदड़ देखी, जब एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भगी, तब समझ में आया कि प्यार अंधा नहीं, अंधाधुंध भी होता है। और एक निवेदन करता हूं कि प्यार कभी अंधा नहीं होता, वासना अंधी होती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, कमाल है, बड़ी बात कर दी, क्या बात है। और तो ये स्थिति हो गई है गोपाल भाई जी कि जब सास दामाद के साथ भगी तो हमारी आत्मा जगी। हमने कुछ पवित्र पंक्तियां लिखी, बर्दाश्त करिए। कि ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। और लाज का खूंटा, शर्म की रस्सी तोड़ के भाग गई, लहरा बीमार है। अभी कुछ यहाँ पर चले मैं पढ़ता हूँ। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती, रामदेव का करे जब कामदेव सवार। बहुत बढ़िया। योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी। एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है, एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस। और इतनी धाकड़ मोहब्बत कि रोड पर उतर आई। इशारों से बात करता हूं। इतनी धाकड़ मोहब्बत कि रोड पर उतर आई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। और सुनिएगा, कुछ अपने लिए भी कहना चाहता हूं कि कोई ड्रम में मिलता है, कोई कोबरा से डसवाया जाता है। कैसा खतरनाक इश्क का बुखार है। अब तो पति बचाओ अभियान चलाओ मधुप, बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है। हाथ उठाओ। अच्छा है, वो क्या कहते, पांडुलिपियां घूम रही थी, बच्चे बड़ा शोर मचा रहे थे। एक कार्यक्रम में हम थे आरा में, तो हमने कहा कि इसको बच्चे को चुप कराओ। तो उसकी मम्मी बोली हमसे नहीं चुप होता। हम कहा औकात में आओ, बच्चा तो बच्चा, उसका बाप भी चुप हो जाएगा। नहीं, इनकी शक्ति बहुत है, नारी सशक्तिकरण चल रहा। एक दिन हमने ससुर से शिकायत किया, हेमंत भाई, ससुर से हमने कहा जो तुमने कन्या दी है उसमें बहुत कमी है, रोज लड़ती लोट झगड़ती। तो ससुर ने कहा इसीलिए ढंग का पति नहीं मिला। एक दिन हम पति पत्नी दोनों लोग जा रहे थे, रास्ते में एक अंधा भिखारी मिला।
अंधे भिखारी ने हमारी पत्नी को देखा तो कहा, ऐ हुस्न की मलिका 10 रुपये दो। तो हमने कहा दे दो, वाकई ये अंधा है। वो तो अच्छा, अभी एक बात हमको बहुत खल रही थी। अनु जी कह रहे थे कि बाहर से आए हुए कवि, बाहर से आए हुए कवि। संचालक ने कहा बाहर से आए हुए। मैं कहता हूं बाहर से कौन आता, सब अंदर से आते हैं। गलत बात। प्रकाश गुप्ता कह रहे हैं मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश से हम कहा मध्य प्रदेश तो सभी आते हैं, इसमें कौन सी नई बात। थोड़ा बारीक पॉइंट है, जब समझ में आवे तब तालियां बजाना। नरकंकाल को बहुत हल्के में ले रहे थे। हम आने जाने में विश्वास नहीं रखते, हमने अवतार लिया। चलिए एक कविता और पढ़ता हूँ, 2 छोटी छोटी कविताएं पढ़ता हूँ। क्यों चंदन भाई, हमारा काम बिल्कुल 60 में निपटाओ। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा कम शब्द बोलो, उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का कानपुर का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का इटावा का था, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा। लेकिन एक लड़का औरैया का था, उसने कहा घुसी। तो औरैया के प्रबुद्ध श्रोताओं आपको बहुत प्रणाम करता हूं। एक कविता पढ़ता हूं। हमारी मातृशक्तियां यहाँ पे विराजमान हैं। हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही है, मंच पे भी, और मैं देख रहा हूं नारी सशक्तिकरण आज से नहीं, आज काल से चल रहा और अनंत काल तक रहेगा। एक दिन हमारी पत्नी गिलास में दूध लेके आई, बोले पी लो। हम कहा 20 साल शादी हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया। बोले पी लो, आज नाग पंचमी। एक बोली मायके ले चलो। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। मैं बाइक से टकराया। जब पत्नी के साथ जा रहे थे तो गधा मिला। ऐसे ही प्राणी मिलते हैं। पत्नी ने गधे को देखा तो हमसे बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, 2 मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े। ये है नारी सशक्तिकरण। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे। जब दोनों लोग चोट खा गए। भाई मैं संस्कार से भाजपाई हूँ, मगर सरस्वती के इस मंच पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वैसे आपको बता दें, सरकार के एक नारे के हम सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और सर प्रधानमंत्री बनने के लिए करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई थी। इन्होंने पत्नी छोड़ दिया, प्रधानमंत्री हो गए। और छोड़ा तो कसम भगवान की हमने भी है, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। इसलिए अमावा के अच्छे लोगों, आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपके सामने हम खड़े हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। पत्नी के प्रति बहुत महिलाओं के प्रति निष्ठा न रखने का कारण एक और है सर। मेरे पास भी एक आदत पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। अरे तोहरे लगे 3-4 ठे हो
हमारे पास टिकट है। अरे भलाई कहिए है नहीं, हमरे और नरकंकलवा के लगे पत्नी रहे चाहिए। मगर है मांग में सिंदूर नहीं लगाती सर। मैंने उससे कहा कि देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? अच्छा मैं समझाना सर, मैं आपको झूठ क्या बोलूं, भोगा हुआ यथार्थ कह रहा हूं सर। मेरी पत्नी जब पूरब दिशा की ओर चलती है तो उत्तर दिशा की ओर खड़ा हुआ व्यक्ति समझता है कि मेरी ओर देख रही है। तो मैंने उससे कहा देख भाग्यवान, जब मैं तुझे पहली बार देखने गया तो नगर निगम की इस हेडलाइट की तरह तेरी एक ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी। मैंने फिर भी तुझसे विवाह कर लिया, इसलिए मुझ पर नाज कर। तो और भन आ गई मेरे ऊपर भाई साहब। कहने लगी इस हुनर में भी तुम औरतों से बहुत पीछे हो। अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांध लिया था। क्या बात है, वाह। तो मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ ले। मैंने कहा एक आंख नहीं फोड़ूंगा चाहे जो कुछ हो जाए। तो उसने भी कह दिया मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी चाहे जो कुछ हो जाए। इसलिए अमावा के अच्छे लोगों, आप लोग भी उसी तरह परहेज करिए नारी शक्ति से जैसे मैं कर रहा हूँ। मगर इसका मतलब नहीं है मैं जैसे मेरी गृहस्थी जिंदा है, ईश्वर करें आपो की रहे, भले से नरकंकलवा टूट जाए। उन्हें देखिए एक ओरिजिनल पोएट्री सुनाता हूँ आपको। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो अपने देश में प्रधानमंत्री। वाह वाह वाह। ये ओरिजिनल पोएट्री है, इसमें कोई गप नहीं है ना, गप मारने के लिए। देखिए सर, एक नेताजी थे, वो चुनाव के पहले इस दल में थे, ऐन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूँ। नेवला के लिए देखिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियों में आशीर्वाद मिलेगा तो 5वीं पढ़ेंगे नहीं, कसम खा के नहीं आए हैं। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते। धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। धोबी के कुत्ते हो गए। बहुत बढ़िया। और सर अभी 3 महीना पहले गए थे, अभी 3 महीना पहले गए थे अयोध्या जी में, तो उन्होंने अपने चमचों के बीच में भाषण दिया कि इस अयोध्या का रघुवंशियों से कोई संबंध नहीं है, इसको बौद्धों ने स्थापित किया था। कोने किताब में पढ़े साला हम समझ नहीं पाए। मगर इसको जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझको बहुत गुस्सा लगा है। मैं अपने गुस्से को आपके सामने पेश करता हूँ। उनका अगर नाम ले लूँ तो बुरा मत मानिएगा, आप मेरा समर्थन करिएगा बस। स्वागत है दादा। कि सम्मान
पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, हाँ। सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, हाँ। आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, हाँ। आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, वाह। सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, यहाँ ताली बजती है। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। बहुत बढ़िया दादा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जीवन का यथार्थ ये है कि इश्क किताबों की बात है। जितना आप नारी को कमज़ोर समझ रहे हैं उतना नारी कमज़ोर नहीं है। इस देश का कोई युवक नहीं है जो एक नीला ड्राम घर में देख ले और चैन से सोए। तो जितने नारी विमर्श की बातें हैं सब निरर्थक हैं। झांसी की रानी, खिलजी और क्या क्या, आज भी नारियां उसी तरह से हैं। यहाँ से ले जाती हैं मेघालय और वहाँ से ठेल देती हैं पहाड़ के नीचे चले। किसी की हिम्मत है नारी के प्रति विपरीत देखे? दूसरे की तो नारी छोड़िए, आप अपनी नारी को भी गलत दृष्टि से नहीं देख सकते। अब जैसे भैया हमारे हैं, कोरोना काल की बात कर रहे थे, कोरोना काल की हम बात बताते हैं। हम कभी हमेशा दूसरे की व्यवस्था में रहने वाले, हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है तो बढ़िया बढ़िया सी व्यवस्था लोग भेजते हैं, अच्छे होटल में रुकाते हैं, बढ़िया खाना देते हैं। बहुत से डॉक्टर तो ऐसे हैं कि दवा भी दे देते हैं फ्री में। और इतने डॉक्टरों के कार्यक्रम में जब मैं आता हूँ, भगवान की कृपा से बीमार जरूर पड़ जाता हूँ। और असली कभी वो है जो डॉक्टरों को देख के बीमार पड़ जाए, वरना डॉक्टरों का महत्व कम हो जाता है। सामने 10-20 डॉक्टर हों और आप बीमार न हो तो आप किस लायक हैं? आप डॉक्टर के किसी लायक नहीं हैं। तो कोरोना काल में हमेशा बाहर रहने वाला व्यक्ति, जब जैसा भाई साहब कह रहे थे, घर में कैद हो गया। और साधारण आदमी एक कहीं मतलब आलू टमाटर सोयाबीन वही खाते खाते मन उब गया। एक दिन गलती से मुंह से निकल गया, कौन सी सब्जी बनाई हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। पत्नी ने तुरंत फोन लगाया क्वारंटीन सेंटर, हेलो पंडित जी का स्वाद चला गया है। अच्छा, वो उधर से सब गाड़ी भर के आ गए। हम कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो करेगा। इतने बड़े कवि की पत्नी गलत थोड़े बोलेंगी, वो सही बोल रही है। अब पकड़ के जबरदस्ती ले गए। वहां जाने के बाद एक खूबसूरत सी नर्स, उसने पूछा कि पंडित जी आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? जायसवाल साहब, इस देश के 2 लोग सबसे बड़े चरित्रवान हैं, एक हम, एक मोदी जी। हम दोनों लोग आज तक अपनी पत्नी के संपर्क में ठीक से नहीं आए हैं। और नर्स पूछ रही है कि कितने लोगों के बीच में आए हैं। अब जवाब देखिएगा विषम परिस्थिति में। हमने कहा संपर्क में आए हैं, साली के संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए, सास के संपर्क में आए, ससुर के संपर्क में आए, पूरे ससुराल के संपर्क में आए हैं। एक ही क्वारंटीन सेंटर में पूरे खानदान को 14 दिन तक क्वारंटीन कराने वाला मैं कभी अनिल चौबे। और इतने के बाद पत्नी ने धीरे से कोनी मारी और कही कि ए जी, उस दिन हम ही सब्जी में नमक डालना भूल गए थे। महिलाओं का कभी अपमान होती है। कहीं किसी की भी कोई भी नारी हो, पूरा सम्मान कीजिए, वरना नारी जिस दिन आ जाएगी। जिसे हमारे भैया करते हैं अनिल अग्रवंशी जी, इतना विश्वास करते हैं पत्नी पे, इतना सम्मान करते हैं, हर कवि सम्मेलन में लेके जाते हैं। और सबसे कमाल तो ये है, माइक पे खड़े होकर कह रहे हैं बहन जी इधर बैठी हुई है, बहन जी इधर बैठी हुई। इतना जो है कि हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है सर, हर जगह शोषण हो रहा है, आप विश्वास करिए। दरअसल ये कहा जाता है कि किसी बेटी के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है, साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। सर, आप में से किसी ने आज तक ये सुना कि किसी बेटे के जन्म होने पर यह कहा जाता हो कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है, साक्षात शंकर ने जन्म लिया है?
अपने को तो भैरव बाबा समझा जाता है। अक्सर ये बेटियां कहती है कि हम बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है। तो राजेश भैया आप ही बताइए, हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुर मुत्ते होते हैं? ये लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो आप ही बताइए हम क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? ये लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं हम भी पापा के पारा हैं। हमको देखते ही उनका चढ़ जाता है, और जब तक हमारी ढंग की कुटाई नहीं होती तब तक उनका उतरता ही नहीं है। और कई बार तो उनका उतारने के चक्कर में हमको उतारा देना पड़ जाता है, और सर उनको उतारा देने के चक्कर में कई बार हमारी ही उतर जाती है। तालियां कमजोर है आप लोगों की, गिने चुने तालियां वही बजा रहे हैं जिनकी हालत मेरी जैसी है। हमारे भाई साहब दोनों की हालत भी वैसी है। ये सच में आपको बता रहा हूं। आप देखिए, ये लड़कियां किसी लेडीज वेयर में पहुंच जाए तो इनके लिए भाई साहब देखिए, इनके लिए कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग, सल्टर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, रेंज कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकनकली, सरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, सब है। और अंकल आप किसी लेडीज जेंट्स वियर में पहुंच जाइए, हम लड़कों के लिए चड्डा, बरमुडा, निक्कर, कैपरी, और मैं तो बोलता हूं आपको, हमको ये तक पता नहीं है कि इन चारों में अंतर क्या होता है। हम लड़कों के साथ हर जगह भेदभाव हो रहा है सर, हर जगह भेदभाव हो रहा है। आप किसी मंदिर में चले जाइए, इन माताओं के नाम पे, लड़कियों के नाम पे देखिए, इनके नाम के लिए, इनके नाम पे ही सारी चीजें मिलती है। इनके नाम से आस्था, पूजा, आरती, श्रद्धा, उपासना, साधना, और हम लड़कों के नाम पे सिर्फ 1 घंटा, और उसको भी कोई भी बजा के निकल लेता है। और भाई साहब ने जिस प्रकार से घंटा कहा, मैं समझ सकता हूं आपको कितने लोगों ने बजाया है, इसीलिए आप इधर बजाने पे लगे हुए हैं। एक बार तालियां बजाए जोरदार भाई साहब के लिए। सच में बता रहा हूं सर, अद्भुत देश है। माताओं के लिए 9 दिन की नवरात्रि, और पुरुष के लिए 1 दिन की शिवरात्रि। इनके लिए देखिए, फूल, दूबी, चावल, पीला चावल, खीर, दूध, मलाई, न जाने क्या क्या नवरात्रि में। और हमारे शिवरात्रि में हमारे देव के लिए भांग, धतूरा। बताइए भला, मतलब हम पुरुषों के साथ हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ पर बैठे जितने भी लड़के हैं वो सब अपनी तालियां उठाइएगा और इस कवि सम्मेलन को एक महोत्सव में बदलिएगा। मैं अपने अंतिम दौर पे हूं, टीम बहुत बड़ी है। स्वागत स्वागत। हम पुरुषों के साथ कितनी भी ज्यादती हो जाए, कितना भी भेदभाव हो जाए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। क्या बात है, वाह करिए आप सब लोग, वाह। हाँ ये होना चाहिए। इधर पीछे वाले मोहल्ले वाले भी, कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। अगर कोई लड़की आपको एटीट्यूड दिखाए तो मेरी ये 4 पंक्तियां हीरामणि वैष्णव की 4 पंक्तियां उधार ले जाइएगा और उसके मुंह पर फेंक कर मार दीजिएगा। छत्तीसगढ़ से ये बात याद रखिएगा। हाँ भैया प्रणाम करता हूं, आपने एडवांस में ले ली है। बिल्कुल, कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। वाह करिए, कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। हीरामणि, हाँ तेरी बातों को और इनकी माला को देख के 4 पंक्तियां याद आई। बढ़िया दादा, कि ये सारे रास्ते मेरे अपनाए हुए हैं, ये सारे रास्ते मेरे अपनाए हुए हैं और नौहर वाले सच में बरमाए हुए हैं। और हीरामणि की कविताओं पे जो माला लेके आ गए, मुझे लगता है लुगाइयों के सताए हुए हैं। दादा ये सारे लोग लुगाई के सताए हुए तभी आके आगे आकर बैठे हैं। सही है सर, पुलिस और पत्नी में एक जबरदस्त समानता होती है। वाह। हाँ, पुलिस जो है वो रिमांड से मारती है और पत्नी जो है वो डिमांड से मारती है। क्या बात है, जिंदाबाद। पुलिस मारेगी तो एक बार आप पत्नी के पास जा सकते हो, हाँ हाँ,
कहीं नहीं जा सकते। तालियां कमजोर है भाई साहब। जोरदार आनंद आ मैंने गया। एक दिन दादा से पूछा, दादा पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? क्या बात है। इन्होंने कहा कि बेटा पत्नी को संस्कृत भाषा क्या, दुनिया की किसी भी भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाय हाय। अद्भुत है। भारत की पत्नियां जो होती है वो कमाल की है। पत्नियां। हाँ पत्नियां सर। भारत की पत्नियां जो होती है वो कमाल की होती है। ये अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आती है। आए ऐसी हाय। ऐसी पत्नियां हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। तालियां बज सकती थी यहाँ पे, हाय हाय। लेकिन आप लोग गलत जगह तालियां बजा रहे हैं। भारत की पत्नियां जो होती है अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है सर, क्योंकि भारत की पत्नियां ये कहती है कि मेरे पति के प्राण सिर्फ मैं पी सकती हूँ। वाह 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 वाह। कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले। भैया आप भी हाथ में कुछ लेके आए हैं? लाए हैं मुझे पर दिखाकर देंगे नहीं। खाएंगे? मेरा दिल। अच्छा बच्चे को खिला रहे हैं सर आप? बच्चे को तो खिलाइए सर। नहीं अच्छा है। बच्चा जब तक चुप रहे अच्छा है। नहीं, जो आज्ञाकारी पति होते हैं वो बच्चों की देखभाल ऐसे ही करते हैं। पर अच्छा है ना, ये अपने की कर रहे हैं। अभी ये कौन बताए किसका? बहुत सारे ज्यादा आज्ञाकारी भी होते हैं। कुछ कुछ ऐसे समाज सेवी होते हैं, उन पे 3-4 घरों का लोड होता है। सुनिए कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले। घरवालियां कहना पड़ता भैया, मैं वापस वहीं आ गया हूं घूम फिर के। हाँ। आपने गलत जगह ताली बजा दी थी। घरवालियां मतलब एक से ज्यादा कभी नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं। और आपको आश्चर्य, मुझे समझना शुरू करना अवगढ़ वालों, थोड़ा बारीक बातों का कवि हूं। हाँ। एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो तीनों आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग है। हाँ। मैंने आपसे कहा क्या कि ताली बजाओ, तो क्या नहीं बजाओगे? अच्छा है। जल्दी ताली बजा दिया करो, वरना मैं समझूंगा कि वही सत्यनारायण भीड़ में फंसा है। जो बात मान, इको फिर बढ़ाओ भैया ना, इसलिए इको खोलो। जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले। ससुराल में भी 3-3। वाह। ये कविता क्या आपने लिखी है? नहीं, कविता इतनी धार्मिक है कि सबकी समझ में आ रही है। पर ये धार्मिक लोग गलत जगह खुश होते हैं। नहीं, वो साली ऐसी स्कीम है जो दिखाई जाती है, कभी दी नहीं जाती है। अच्छा, यहाँ ये पुरुष वर्ग बैठा है, कभी आप महसूस करिएगा, साली अगर सुंदर निकल जाए, हाँ। तो ससुर जी को देख के मन में ये विचार आते हैं कि जब तुम्हारे घर में ये रसगुल्ला था तो फिर मुझे ये दही बड़ा क्यों दिया? सर आपने तो हाथ ऊंचे करके ताली बजाई है, लगता है कि दही बड़ा घर में फंसा हुआ है। नहीं भैया, इनके पास तो रसगुल्ला है, बड़े वाले पे दही बड़ा है। कि जो बात क्या कहें सर किसी को। मैं तो पढ़ाता हूं। मैंने एक दिन एक बच्चे से बड़ा सामान्य प्रश्न किया कि बेटा ये लड़की में कौन सी मात्रा लगेगी? हाँ। उसने कहा कि सर लड़की बताओ। हो सकता है कि अवागढ़ का रहा होगा वो। बोले जी लड़की दिखाओ। मैंने कहा लड़की दिखाओ से मतलब? बोले देखो, अगर लड़की छोटी निकली हाँ तो छोटी की लगा देंगे, अगर बड़ी निकली तो बड़ी की लगा देंगे। मैंने कहा बराबर हुई। बोले मैं खुद लग जाऊंगा। ताली बजा सकते हैं आप। कि जो बात मान, जब तक आगे से लेके पीछे तक सबकी तालियां नहीं आएंगी, मैं यही टोट के फंसाता रहूंगा। कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले। ससुराल में भी 3-3 सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा, बस एक शर्त है। मैं रंग में आ जाऊंगा, बस एक शर्त है।
गर एक बार जोरदार मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ एक दो पीस भी हो, नहीं शंभू दादा को छोड़कर, तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझे। नहीं, हंसने की बात नहीं है दादा भाई, तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। हल्दी लगने में आए बड़ा खतरा है दीदी। मेरी तो लग ही नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए दादा भाई, मुझे देख कर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े, उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़का और लड़की का संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे। ना लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, ना हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का अपाई है, भाई साहब लड़का अपाई है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने पूछा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। फिर मेरा किसी तरह से विवाह लगा दादा भाई, लगा का लगा रह गया, हो नहीं पाया। जैसे ही मेरा विवाह लगा उसके बाद कोरोना काल लग गया, लॉकडाउन लग गया। सब होने वाली अपनी दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता और वो देख लेती, सब मामला वही समाप्त हो सकता था। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ है कि दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता हूँ। ये तो दादा भाई आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आज नहीं गा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो बचपन से गाता हूँ दादा, मैं तो बचपन से गाता हूँ। मैं तो अपने घर में गा रहा था तो मेरे पिताजी कहते थे बेटा तू रेडियो में गाया कर, बेटा तू रेडियो में गाया कर। मैं पूछा क्यों पिताजी? बोले बेटा रेडियो को बंद भी कर सकते। फिर मैं विद्यालय में गाया तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो, बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में गीत गाया तो बॉम्बे वालों ने भी कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया वहीं भेजो। क्योंकि जैसे ही मैंने बॉम्बे में अपना सुर लगाया, सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे उसी एक गीत पे 2 अवार्ड मिल गए, छोटा अवार्ड गीत शुरू करने के लिए और बड़ा अवार्ड गीत बंद कर देने के मिला। तब से नहीं गाता कि फोन में ही की है। मैं पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हूँ। एक बार तो मैंने अर्जी लिख दी थी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय बिंदी बिंदी बिंदी, विषय फीस माफ करने हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर निवेदन है कि मैं घर से 1500 रुपए फीस के लेके निकला था। रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड पूजा मिल गई, उसके ऊपर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में मेरी मत मारी गई। मैं उसे चौपाटी लेके चला गया, उसको वहीं खिलाया पिलाया, 1500 रुपए वहीं उड़ाया। तभी मैंने देखा सर आप भी आरती मैडम के साथ, सर आप भी आरती मैडम के साथ वहां आए हुए हैं और अपने हाथों से उन्हें चाउमीन खिला रहे हैं। उसका मैंने वीडियो बना लिया है। कल तक अगर मेरी फीस नहीं हुई माफ तो आपका पर्दाफाश, आपके ही नक्शे कदम पर चलने वाला, आपका एक आज्ञाकारी शिष्य माखन चोर कक्षा फोर।
टेंशन लेकर सुनना ही नहीं है, टेंशन लेकर सुनना ही नहीं है। टेंशन दादा भाई कावे कहाँ कैसे आ जाए किसी को पता नहीं है। मुझे आया, मैं संजीव भैया तक पहुंचा रहा हूं, हालांकि उनको पहले से टेंशन है। टेंशन आता कैसे है? मैं मस्त मौला आदमी एक दिन रास्ते कहां लेके जा रहे हैं दादा भाई, लाओ ये भी हमारे सम्मान में रखोगे? इतना घनघोर सम्मान, टेंशन आता कैसे? ऐसे ना जाता है। मैं मस्त मौला आदमी एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अब मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन है। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बापा नहीं बन सकता, और टेंशन। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। इतने में लठूरी लठ दादा का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे इधर चला आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछा लठूरी लठ जी का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला जहां से मियां बीवी की लड़ने की आवाज आ रही। तो मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। आउ टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, समय की अपनी एक सीमा है। हमको दादा तक पहुंचना है, गीतों के शिखर पुरुष, बड़ी लंबी टीम है। एक 1.5 मिनट की रचना पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूंगा। आज ये दौर की था, अच्छा आजकल बड़े फोन आते हैं कि वो OTP दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लोन ले लीजिए, बहुत फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं विद्वान आदमी, अब मैं लटूरी लठ दादा का चेला, कैसे OTP दे देता? ये तो बड़े ये यहाँ रहते हैं, ये शंकर भगवान के बड़े पुजारी हैं, बड़े विद्वान आदमी। मैं इनके घर गया तो ये शंकर भगवान की तपस्या में लीन, शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे। शंकर भगवान 1.5 घंटे में प्रकट हो गए, बोले बताओ मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये फिर गुस्से में आ गए, बोले प्रभु सिस्टम से चलो, सिस्टम से। वो जो तपस्या भंग करने के लिए मेनकाएं अप्सराएं आती थी उनका क्या हुआ? पहले उनको भेजो, हमारी तपस्या भंग कराओ, फिर आओ। और मैं इनका चेला कहा कि मैं नंबर नहीं दे सकता था। तो एक दिन बहुत प्यारी आवाज आई कि सर लोन ले लीजिए। उसे मैं मना नहीं कर पाया। मैं कहा मैडम कल आता हूं, बिल्कुल सच धज के ऑफिस पहुंचा। 1.5 घंटे बाद मेरी मैडम का फोन आ गया, आज ही जब उधर से आना तो चलनी लेते आना, आज करवा चौथ है, मैं भूल गई हूँ। मैं आनंद फानन में ऑफिस बंद किया, बाजार पहुंचा तो दुकानदार बस बंद करके जाने ही वाला था, तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैं दोनों चलनी लिया, झोले में डाला, घर पहुंचा, झोला रखा, बगल में अपना फोन रखा, हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। तभी मेरी मैडम आई, झोला देखा 2 चलनी। मैडम का पूरा दिमाग खराब हो गया, दूसरी किसके लिए लाया? तभी लोन वाली मैडम का फोन आ गया। अब मेरी मैडम ने उठा लिया, उधर से आवाज आई, कहां रह गए, मैं तो तैयार बैठी हूं। भाई साहब जो मैं बाहर निकला हूं ना मेरा चांद था ना चांदनी थी, फिर मेरा जो था तो था, वही झोला उठाया और सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। मोदी जी तो नहीं भगे, मैं ही भागा।
ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था भाई साहब तो ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं एयरपोर्ट की तरफ भगा, प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं बस स्टैंड की तरफ भगा, बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज ये बस खाई में गिर जाएगी। मैंने पूछा कौन हो? बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बड़ी थोड़ी जगह था का? मैं एक जगह कार्यक्रम करने गया, आदरणीय मफतलाल अग्रवाल जी ने वो भेजा हमको उदयपुर के वहाँ। और वहाँ माता जी का मूर्ति लगी हुई, नवरात्रि का कार्यक्रम, हम दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ एक मैडम थी, कोई मतलब लेडीज़, तो वो अपने बच्चों को दर्शन करा रही। मैंने कहा चलो अच्छी बात है साहब, संस्कार की बात है, बच्चों को दर्शन। तो वो बच्चा दर्शन करते हुए माता जी के और कुछ बोल रहा, तो वो उसकी मम्मी उसका मुँह बंद करे, बोले चुप हो जा चुप हो जा। फिर वो मम्मी का हाथ हटाए, फिर बोले तो वो फिर उसकी मम्मी मुँह बंद करे, बोले चुप हो जा चुप हो जा। फिर वो हाथ हटाए बोले तो मेरे को बड़ा बेकार लगा। अरे मैंने कहा मैडम बच्चे को बोलने दो, बच्चा बोलेगा तो इसका विकास होगा। भाई मोदी जी विकास चाह रहे हैं, विकास यहीं रोक रहे उदयपुर में। मैंने कहा बच्चों को बोलने दो, ये बोलेगा तो विकास होगा। तो मैडम क्या बोली, बोले भैया विकास गया भाड़ में, ये तो यूँ बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे राक्षस पड़ा है ना, वो पापा जैसा दिख रहा है। महिलाएं बड़ी विचित्र होती हैं दीदी, महिलाओं में इतनी विचित्रता पाई जाती है। भगवान शंकर भी महिलाओं को नहीं जीत पाए, कृष्ण नहीं जीत पाए, राम नहीं जीत पाए, जाना ही पड़ा मृग के पीछे उनको। तो जब वो नहीं जीत पाओ तो अपन कैसे जीत पाओ? अब मेरे को देखो, अब मेरी लुगाई, मेरे को, मैं बनारस तरफ गया प्रोग्राम में, वहाँ पे मैंने एक बढ़िया साड़ी खरीदी साहब। दीदी मैंने साड़ी खरीदी 1000 रुपये की बढ़िया सी, और मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा सुन तो श्वेता, बोले हाँ। मैंने कहा मैं यहाँ बनारस में हूँ, मैंने एक 500 रुपये की साड़ी खरीदी है। तो बोले अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं भेज रहा हूँ, तू देख जरा पार्सल कर रहा हूँ, मेरे को तो 4-5 दिन और लगेंगे यहाँ, लखनऊ कार्यक्रम है। बोले ठीक है, मैंने भेज दी साड़ी। अब मेरे साथ में मुफतलाल अग्रवाल जी, इन्होंने बोला कि यार पंडित ये क्या मामला है, लोग तो 200 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, पत्नी को 500-600 की बताते हैं, 500 की खरीदते तो 1000 की बताते, तू उल्टा कर रहा है। 1000 की साड़ी ली, अभी 500 की बता रहा उसको। अरे मैंने कहा मेरी वाइफ है ही ऐसी। बोले कैसी? मैंने कहा मैं कोई भी चीज़ ले जाता हूँ, पूछती है कितने की लाए बाजार से, मैं कहता हूँ 200 रुपये की है, तुमको ठग लिया लोगों ने। 500 रुपये की, 200 रुपये की, यहाँ तो मेरे को 150 रुपये की मिल जाती। कितने रुपए की लाई है भिंडी, क्या भाव लाए? 25 रुपये किलो। ये 10-10 रुपये में मारी मारी फिर रही ठेले पे, तुमको लोगों ने ठग दिया। बहुत सीधे बढ़ते हो तुम, सही में तुमको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। अच्छा पत्नियों को लगता भी यही है कि मेरे आदमी को कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, तो वो ये बोलती है। तो मैंने कहा इसलिए अब मैंने 1000 रुपये की साड़ी खरीदी है, इसको 500 की दी है, अब इसको अच्छा लगेगा। बोले ठीक है। अब 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया, अग्रवाल जी साथ में लखनऊ में। मैंने कहा हाँ पार्सल मिल गया? बोला हाँ मिल गया। मैंने कहा कैसा क्या लगी साड़ी? अरे बोले बहुत जोरदार। मैंने कहा शानदार है? बोले शानदार। बोले एक और बात सुनो, उसकी बात अगर मजा आए तो आप तालियों से कवि सम्मेलन खोलना। मैंने कहा क्या? अरे बोला कवि सम्मेलन, ये ताली जो आपने वहाँ से भेजी है जो साड़ी, वो साड़ी मेरे को बहुत अच्छी लग रही, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा वो पास वाली विमला को लग रही थी। आपने 500 में खरीदी थी, मैंने 800 में बेच दी। बताओ ये बेड़ा गर्क होता है। आप क्या करो, पत्नी को जीता नहीं जाता, वो कहीं भी कुछ भी करके आपके 12 बजा देगी या कहीं भी उद्धार भी कर देगी। महिलाएं बड़े विचित्र होती हैं। मेरे पास वाली भाभी जी हैं, वो तो कवि सम्मेलन सुनने के लिए तो जाती हैं, कथा भी खूब सुनने जाती है, धार्मिक कथाएं। और वो जाती तो हैं भर दोपहरी में, गर्मी में, बिना चप्पल के भर दोपहरी में जाती, जेठ की गर्मी में, नंगे पैर। और जब उधर से आती है तो चप्पल नई पहन करके आती है। बहुत सारी विचित्रताएं पाई जाती हैं। और अच्छा आदरणीय दीदी, मैं आपको बात बताऊं, जब मैं खड़ा हुआ, मैंने कवि सम्मेलन शुरू करा तो मैंने बताया ये बच्चे तो ठीक है, ये मैं कवि सम्मेलन करने जाता हूं तो कितने लोगों को मेरे को देख के भी भरोसा नहीं होता कि ये कोई कवि है क्या। क्योंकि मैं इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ, इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो शुरू होते ही खत्म हो गया। मेरे को आदरणीय प्रोफेसर साहब भगवान ने बनाया ही ऐसा जरा सा, अब क्या करूँ, उसमें मेरी क्या गलती? भगवान ने व्यवस्था ऐसी जमाई है, उसकी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा सकते। अच्छा ये फिर तो आपने यहाँ पे बहुत अच्छा माइक लगा रखा है, स्कूल ने बहुत अच्छा व्यवस्था जमाई है, और सारथी परिवार ने भी बहुत बड़ा कार्यक्रम, और आवाज़ का प्रॉब्लम अपनी जगह, लेकिन इसको मैंने मेरी साइज का कर लिया, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। प्रोफेसर साहब बांके बिहारी की कृपा है कि माइक को मैंने मेरे साइज का कर लिया, नहीं तो वहाँ उज्जैन में उलझ गया मैं, वहाँ फ्रीगंज चौक पे कवि सम्मेलन हुआ उज्जैन में। अब उसने माइक ऐसा लगा रखा कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई, वो ऊपर नीचे नहीं हो, ये दीदी हिले ही नहीं बिल्कुल भी, वो माइक ऊपर बड़ा छोटा नहीं हो, उसमें जंग लगी हुई सर, वो हिले ही नहीं।
तो वो माइक वाला बड़ा चतुर था, मालवा का हमारा। वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता। जुगाड़ देखो आप। कोई और लंबा कवि आ जाता तो माइक के नीचे 2 ईंट फंसा देता। कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं। मजा आया तो तालियां उठे आपकी, वो माइक वाला नीचे से उठा ही नहीं। मेरे से नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले एक काम करो, माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। तालियां कमजोर है आप लोगों की, तालियां जरा ढंग से बजे। इतने खतरनाक लोग हैं, मतलब लोगों को बड़ा हल्के में ले लेते हैं। अरे बोले वो सोचते हैं कि कवि मतलब संतोष सागर जी जैसा डील डोल वाला होगा। आप हल्का पतला बिल्कुल समझते हैं। मैं एक जगह ग्वालियर कवि सम्मेलन करने गया। आप आनंद लेना, बतरस का आनंद लेना कि किस प्रकार से दुर्घटनाएं घटती हैं शरीर के साथ में। ये 5 फुट की संरचना जो 5 फुट भी बराबर नहीं है। अब मैं अभी ग्वालियर गया कवि सम्मेलन करने, 4 कवि और साथ में कवित्री। अब यहाँ तो ये सब कवित्री हैं लगभग मेरी सिस्टर्स की उम्र की। वो जो कवित्री थी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा थी उनकी। अब जैसे वहाँ पहुँचे, मैं यात्रा में तो कोई जैकेट तो पहनेंगे नहीं सर, लोअर टी शर्ट पहन रखा, मैंने बैग उठा रखा। अब जैसे वहाँ पहुँचे, बैठे तो उन्हें चाय वाय पिलाई। बातचीत शुरू करे को 10 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से एक व्यक्ति थे सिंघानिया जी, उनको जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगे यार। मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात इसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या मैडम, चाटा मारा क्यों? अरे बोले बात इसी कर रहा है। मैडम की बात में मजा आया तो तालियां घनघोर उठे आपकी। मैंने कहा चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी आपकी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, ये भी कविता वविता सुनाता है। ये स्थिति है, बताओ आप, ये लफड़े पड़ते हैं। मतलब कितनी जगह उलझ जाती है सर कैसेट। मैं अभी प्रोग्राम, मतलब अभी बीच में ट्रेन में सफ़र कर रहा, मैं बुआ जी को लेने गया राखी पे, इंदौर से रतलाम। अब ट्रेन में जगह नहीं थी सर। मैं खड़ा हुआ तो एक 2 4 8 10 लोग खड़े हुए थे, तो वो धक्का उन्होंने दिया। अब वो धक्का मेरे को लगा तो मेरी बॉडी सह ही नहीं पाई, तो मैंने पीछे वाले को ट्रांसफ़र कर दिया वो धक्का। अब पीछे भी जो खड़ा था वो हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, तो थोड़ी सी उलझन हो गई, हाथापाई की नौबत आ गई। तो वो झगड़ा की बात में उसने क्या कहा, मैं 4 पंक्तियों में रखता हूँ, मुक्तक का। वो मुझे क्या बोला कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। चेचिस कहते हैं कार के ढांचे को, लेकिन उसने मेरे ढांचे का अपमान करा कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। तुझे पे तो फूंक मारना भी एक सितम है। मैं बोला पटक दूंगा तुझे एक चाट में, मैं बोला पटक दूंगा तुझे एक चाट में। चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है। चेचिस में नहीं दम। कोई टेंशन नहीं लेना साहब, आपको हंसते रहना, क्योंकि देश के एक बड़े कवि ने यह कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना वीआईपी लोगों को देखकर लग रहा है ये जबरदस्ती जिंदा है। वाह, ये आपके नौहर का पुष्पा राज कहां जा रहा है? ये वो आईआईटी बाबा है जो 24 घंटे मोनालिसा के चक्कर में घूमते रहते हैं, और मिनती इनको रानू मंडल ही है लास्ट में। इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लेना दीदी, मैं आनंद का कवि हूं, मैं मस्ती दूंगा, क्योंकि मेरा नाम क्या, आज अपना हंस रहे हो, इतना मुस्कुरा रहे हो सर, लेकिन कोरोना काल में अगर कोई आदमी सुबह 9 बजे तक नहीं उठे तो घर वाले सोचते हैं गया। हालत ये होगी सर। मेरी तो शादी कोरोना काल में हुई, एसडीएम साहब ने दीदी आदेश निकाला, बोले केवल 20 ही लोग बारात में जाएंगे। मेरे घर 25 तो मेहमान ही आ गए। मेरे घर वालों को इतना जोश था कि मेरे को ही छोड़ गए। ये हालात सर कोरोना काल में हुई है। तब कहना चाहता हूं साहब, लेकिन सर मेरी कंडीशन गुप्ता जी और अलग। मेरा नाम क्या, नाम तक पता नहीं इन लोगों को, बताओ, राजेश लोटपोट। लेकिन सोशल मीडिया का इतना प्रभाव हो गया कि लोग मेरे को राजेश हॉट स्पॉट कहने लग गए। हॉट स्पॉट यहां तक तो ठीक है दीदी, मेरी वाइफ को वाईफाई बोले तो मेरा और संकट, बोले हॉट स्पॉट वाईफाई। तो कमल दादा देश के बड़े कवि, इनका फोन आया, बोले राजेश लोटपोट, लोग तुझे हॉट स्पॉट कहते हैं, तेरी वाइफ को वाईफाई कहते हैं, बेटा तू बच के रहना। मैंने की दादा कैसे? ये मुझे 4 पंक्तियां सुना रहे हैं कि तुझे कैसे बचना है, सुनो। कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुणा भागे जोड़ मत करना। वाह वाह करो, सबको एक साथ वाह वाह करनी है, वरना भगवान कसम खा के कह रहा हूं एक कोमल नाजुक बिना मेकअप के सपने में आएगी। वाह, इसको तो सेन भी कर लोगे, लेकिन उषा दास अगर सपने में आ गई तो अगली नवरात्रि तक तड़पते रहोगे। भगवान कसम खा के सब कहना चाहता हूं, सुनो।
कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागी जोड़ मत करना, पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देख कर भूल के भी ऐसी वैसी ओढ़ मत करना। और नाम तेरा हॉटस्पॉट, वाइफ तेरी वाईफाई, दोनों रहना अभी तीजी दौड़ मत करना। और चाहते हो बचना जो हैंक होने से तो सुनो, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना। अभी पुष्पाराज जी आपकी कसम खा के कह रहा हूं, मेरी शादी को 4 साल हो गए, मैंने अभी तक कोई वीडियो डाउनलोड नहीं किया। क्या बात है। और इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। और सर योगदान की तो छोड़ो, मैं तो ससुराल तक नहीं गया आज तक। और क्यों नहीं गया उसका राष्ट्र कारण बताता हूं, ससुराल क्यों नहीं गया। कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है। जर्दा कुटो जल्दी जल्दी जर्दा कुटो सारे लोग एक साथ। सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है। सारे 1 2 3 4 चूना मिलाओ जर्दा कुटो जल्दी जल्दी सारे एक साथ। सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है, सारी ही रजिस्टर्ड है कोई जाली नहीं है। जब से हुई शादी में ससुराल ना गया, साले तो 3 है पर साली नहीं है। कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है। बिल्कुल, आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को प्रणाम करता हूं, लेकिन जितनी मजबूरी में आप मुस्कुरा रहे हैं पता चल रहा है आपकी शादी हो गई है। देखिए, कोई जाति के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई संपत्ति के लिए लड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में केवल एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो निस्वार्थ भाव से लड़ती, जिसका नाम होता है पत्नी। दादा रसिक गुप्ता जी ने, जिसे मैंने एक दिन सवाल किया, दादा ये पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि बेटा, पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या, दुनिया की किसी भी भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं तो बता रहा हूं सर, दुनिया में 7 प्रकार के पति पाए जाते हैं। पहला वो जो रात को जल्दी सो जाता है, उसे सैया कहते हैं। दूसरा वो जो रात को पी कर आता है, उसे पिया कहते हैं। तीसरा वो जो बेपत्नी के बेलन से मार खाता है, उसे बलमा कहते हैं। चौथा वो जिसकी आंखें सदा नम रहती है, उसे सनम कहते हैं। पांचवा वो जिसको पत्नी रोज सजा देती है, उसे साजन कहते हैं। छठवा वो जो जिसकी मजबूरी में हंस हंस के बैंड बज जाती है, उसे हस्बैंड कहते हैं, हमारे भाई साहब की तरह। और 7वां वो जो इन सब का कॉम्बो होता है, उसे रसिक गुप्ता जी कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। नहीं, हिंदुस्तान अद्भुत देश है। अच्छा भाई साहब, आप लोग पति के 7 प्रकार जान लिए, पत्नी भी 7 प्रकार की होती हैं। एक बार तालियां इस बात पे बजाइए, फिर मैं बताता हूं। पहली वो जो घर का काम धंधा छोड़कर केवल टीवी में घुसी रहती है, उसे बीवी कहते हैं। दूसरी वो जो पति के, जो आपके पैसों पर वाइपर, जो आपके पैसों को वाइपर की तरह साफ कर दे, उसे वाइफ कहते हैं। तालियां कमजोर है आप लोगों की। तीसरी वो जो आपके साथ 24 घंटे आधे अंग की तरह आप पर निगरानी रखती हैं, उसे अर्धांगिनी कहते हैं। चौथा वो जो आपको बिना गम के रहने ही नहीं देती, उसे बेगम कहते हैं। पांचवी वो जो आपके भाग्य पे दिन रात बाण चलाती, उसे भाग्यवान कहते हैं। पांचवी वो जो दिन रात आपके भाग्य पे बाण चलाती है, उसे भाग्यवान कहते हैं। और छठवीं वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे, उसे श्रीमती कहते हैं। तो यहाँ पर आए हुए तमाम अपनी मति को कुमति में बदलकर अपनी श्रीमती के साथ आए हुए प्रत्येक पति को मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं, सच में बता रहा हूँ भाई साहब। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों क्या है, गौरव चौहान भैया घर में भाभी जी के साथ टीवी देख रहे थे। उसी समय जो है एक जो है उनकी पूर्व प्रेमिका जो है, उनका मैसेज आ गया। तो मैसेज आया तो इन्होंने जवाब में उनको तुरंत मैसेज किया। जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना। इन्होंने जवाब दिया कि तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बगल में तूफान समेटे बैठा हूं। तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बगल में तूफान समेटे बैठा हूं। और चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, मगर कड़कड़ाटी ठंड में भी धोती लपेटे बैठा हूं।
गौरव चौहान भैया देश के बड़े कवि होते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दें उनके सम्मान में। हेमंत पांडे भैया ने आपको बहुत हंसाया, उसके उनके लिए भी वो चले गए, भगवान उनकी जीवित आत्मा को शांति प्रदान करें। आप उनके सम्मान में भी तालियां बजा दें। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, प्यार करना बहुत मुश्किल काम हो गया है भैया। आजकल प्यार करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। मैं एक लड़की से प्रेम करता था तो हुआ ये, वो लड़की बिजनेसमैन थी। हुआ ये कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। अभी भी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। जितनी जोर से आप लोग आह्वाह करेंगे उतना जोर से मैं आपको आनंद दूंगा। मैं अपनी ढंग की पंक्तियां भी बचा के रखा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कहां आप लोग ज्यादा उछलेंगे, उतना ही मैं उछल के सुनाऊंगा। कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। हाँ, वो समझ में आ रहा है किस चीज का असर है। कौन सा ब्रांड है भैया? गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वैलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपेरियल, ब्लू ब्लेंडर, स्पाइट, हार्वेस्ट फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर्स स्पेशल, किंगफिशर, बेक पाइपर्स 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर 50, मंकी 47, केटल 5, हनी बी, लिचिको, क्रिस्टाल या फिर देसी का असर है? मैंने कहा था कि आप लोग आनंद लेंगे तो मैं आनंद दूंगा। मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं भाई साहब। नहीं, मैं बता रहा हूं भाई साहब, हिंदुस्तान अद्भुत देश है। हिंदुस्तान में शराबी जो होता है अद्भुत होता है। मैंने एक शराबी से पूछा, भाई साहब तुम इतना पीते क्यों? उसने जवाब दिया कि हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है खाली अग्रवाल ही देश की जीडीपी बढ़ा रहे हैं? एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। और मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। और 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। और लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई।